फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो हमारी क्लास है उसमें 125 प्रश्न हैं क्लास में, और वही चीज़ मैं कहूँगी कि आज एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के चक्कर में सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है। और रिवीजन आप लोग करते रहिए, बस आप लोग ये चेक करिए यहाँ पर कितनी आपकी क्वेश्चन सही जाते हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी करेंगे जिससे हमारा पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाए 1 घंटे के अंदर ही, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है आपका, सर्वाधिक पुराना संश्लिष्ट रंजक है अम्लीय रंजक, क्रोम डाई, प्रत्यक्ष रंजन, ऑक्सीकारक रंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। ऑक्सीकारक रंग जो होते हैं सर्वाधिक पुराने सिंथेटिक रंजक, जो रंजक होते हैं, डाइस होते हैं, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग डाइस हम इसको कह सकते हैं। और आप लोगों को पता ही है भाई, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब पूरा सब कुछ क्लियर है ही कि पेपर होना ही है अप्रैल में। मार्च गई आपके पास, तो यही समय है जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप टीजीटी पीजीटी वाले, आपके पास भी बिल्कुल समय नहीं है। तो इस समय जितनी भी ताकत आप दे सकते हो तो पढ़ाई में झोंक दीजिए, ठीक है। और भाई हमारे चैनल को भी एक बार सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, और नए आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। सिंथेटिक रंजक कब आए थे ये कमेंट करके हमें आप बताएंगे। 2 ऑप्शन है, डेक्रोन किस फाइबर का व्यापारिक नाम है? नायलॉन का, पॉलिएस्टर का, रेयन का, एक्रिलिक का। तो ये डेक्रोन जो है पॉलिएस्टर फाइबर का व्यापारिक नाम है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 3, निम्न में से एक खनिज रंजक है? कैरमिस, लौह चूर्ण, भस्मा, बोलनटरिंडा। इनमें से खनिज रंजक कौन सा है आपको ये बताना है। तो कैरमिस हो गया आपका, ठीक है। ये अच्छा खनिज बताना, तो यहाँ पर आपका लौह चूर्ण हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो बी ऑप्शन है ये लौह चूर्ण जो है खनिज रंजक हो जाएगा। और आपका कैरमिस जो है आप जानते हो कीड़ों से मिलता है। भस्मा है, बोलनटरिंडा है, ये कैसे हैं? वानस्पतिक हैं, ठीक है। ये वानस्पतिक हैं, लेकिन थे सभी प्राकृतिक, आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से एक कृत्रिम रंजक का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष रंग, अम्लीय रंग, वॉट रंग, नस्पाल रंग। तो कृत्रिम रंजक इनमें से कौन सा नहीं है? वाट रंग जो है कृत्रिम नहीं है, प्रत्यक्ष है, अम्लीय है, नस्पाल है। अच्छा ये प्रत्यक्ष और अम्लीय और बाट रंग ये तीनों ही क्या है आपके कृत्रिम रंजक है? मैंने देखा नहीं, ऑप्शन नस्पाल दिया हुआ है, ये वानस्पतिक है, ठीक है ना, वानस्पतिक है। ओके, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, वानस्पतिक है। ये जल्दबाजी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 5, प्राप्ति के आधार पर रंगों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या फिर 5 भागों में। तो प्राप्ति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है आपका, ठीक है, 2 वर्गों में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक प्राकृतिक है, दूसरा संश्लेषित है। प्राकृतिक के आधार पर भी, प्रकृति के आधार पर पूछा जाए कितने में बांटा गया, तो 3 में बांटा गया है। कौन कौन सा? वनस्पति, प्राणिज और खनिज वाले। और संश्लेषित तो कई तरीके के हो गए आपके, प्रत्यक्ष हो गए, अम्लीय हो गए, क्षारीय हो गए, सल्फर हो गए, मॉर्डेंट हो गए, नेप्थॉल हो गए, और अभी बात की थी एक वॉट रंजक, ये भी आपके सिंथेटिक में आ जाता है। क्वेश्चन है 6, एलिजेरियन रंग, एलिजेरियन जो रंग है किस तरीके का रंग है आपको बताना। प्राणिज है, वानस्पतिक है, खनिज है, सिंथेटिक है। अब समय है, आप जो भी ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार शायद करा भी चुकी हूँ, और नहीं भी कराए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें जो है पीवाईक्यू भी हैं, कुछ बुक्स के भी हैं, और कुछ मेरे पहले के कराए हुए भी। तो वो भी क्वेश्चन सब मैंने बुक्स या पीवाईक्यू से ही कराए, कहीं और से तो कराए नहीं है ना। तो ये प्रश्न आपके गलत जाने नहीं चाहिए कायदे में, ठीक है ना। तो एलिजेरियन जो रंग है वो वानस्पतिक रंग है। नहीं आपने करे हैं तो कर लीजिए, और अगर आपने करे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन सारे प्रश्न, लास्ट के जो प्रश्न है वो बिल्कुल नए प्रश्न हैं आपके, ठीक है। बी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पर। और सभी ब्रांचेस के प्रश्न हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो एलिजेरियन था वो वनस्पति का रंग था, टर्की में बनाया जाता है पत्तियों जड़ों को सुखाकर, ठीक है। एलिजेरियन वनस्पति पेड़ है एक, उसकी जड़ों को सुखाकर बनाया जाता है टर्की में। क्वेश्चन है 7, और कोई भी इधर उधर की बुक्स से नहीं है, सारे बुक्स आपकी जो वृंदा मैम की बुक हो गई, मंजू पाटनी हो गए, ठीक है, खनूजा हो गई, इन्हीं सारे बुक्स के मिले जुले प्रश्न हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सारे बुक्स आपके पढ़ी जाती हैं होम साइंस में, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से वह रंग कौन सा है जो जीवन का प्रतीक तथा आकर्षक भविष्य की ओर इंगित करता है? लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग या हरा रंग। इनमें से ऐसा कौन सा रंग है जो जीवन का प्रतीक है और आकर्षक भविष्य की ओर इंगित करता है? तो वो नीला रंग, क्योंकि ये ठंडा रंग है, ठीक है।
ठंडा रंग है। ठीक है, बढ़ते हैं। और तीनों कैसे हैं, गर्म रंग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है 8, विभिन्न तंतुओं की मिश्रित रंगाई क्या कहलाती है? सूत्र रंगाई, टॉप रंगाई, क्रॉस रंगाई या स्टॉक रंगाई? तो मिश्रित रंगाई को हम क्रॉस रंगाई के नाम से जानते हैं, और ये सारी चीज़ें हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 9, निम्नलिखित में से किस वस्त्र को बनाने के लिए केवल 2 हॉर्नेस की आवश्यकता होती है? टेबी, टफेटा, होम स्पन या उपर्युक्त सभी? तो इन सभी को बनाने के लिए केवल और केवल 2 हॉर्नेस पर ये बुनाइयाँ हैं जो की जा सकती हैं। ओके, केवल 2 हॉर्नेस पर ये बुनाई की जाती है, क्योंकि ये सादी बुनाई के उदाहरण है। क्वेश्चन है 10, सादी बुनाई कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की? तो सादी बुनाई होती है 3 प्रकार की, हमने आपको बताया था। संतुलित सादी बुनाई जिसे हम कहते हैं, मतलब एक होती है संतुलित सादी बुनाई और दूसरी होती है असंतुलित सादी बुनाई जिसे हम रिब कहते हैं, रिब बुनाई के नाम से जानते हैं, और तीसरी होती है भिन्नता वाली सादी बुनाई। ठीक है ना, तो ये 3 तरीके की होती है, संतुलित सादी बुनाई, असंतुलित सादी बुनाई और भिन्नता वाली सादी बुनाई। तो 3 तरीके की सादी बुनाई होती है। क्वेश्चन है 11, अच्छा 3 आधारभूत बुनाइयाँ भी होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? सादी, ट्विल और सैटिन, ये 3 आधारभूत बुनाइयाँ होती हैं, और अभी हमने जो 3 बताई थी वो थी सादी बुनाई की प्रकार 3। ठीक है, क्वेश्चन है 11, पतले हल्के वजन वाले पारदर्शी और अर्ध पारदर्शी उच्च गणना वाले वस्त्र कौन से हैं? लोन, आर्गेंडी, बटिस्टे या फिर उपर्युक्त सभी? तो लोन, आर्गेंडी, बटिस्टे ये सारे वस्त्र कैसे हैं? अत्यधिक हल्के, पारदर्शी या अर्धपारदर्शी होते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं ना, तो ये कन्फ्यूजन वाले होते हैं, इन्हें अच्छे से समझ लेना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से एक मध्यम वजन वाला वस्त्र है, इनमें से मध्यम वजन वाला एक वस्त्र बताना है, कौन सा है? परकेल है, ट्वीड है, ट्वीड है, क्रैश है, बूचर है? तो यहाँ पर परकेल होगा। परकेल के अलावा भी याद रखिएगा, परकेल होता है एक, मसलिन होता है, जिंगम होता है, चेब्रे होते हैं, ये मध्यम वजन वाले वस्त्र होते हैं और सर्वाधिक इन्हीं वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वस्त्र तो फैशन में चल जाते हैं, वैसे कोई ज़्यादा नहीं पहनता है। क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से भराव वाली रिब का उदाहरण होता है? ब्रॉड क्लॉथ, पॉपलिन, टफेटा या उपर्युक्त सभी? यहाँ पर आपको ये बताना है कि भराई वाले वस्त्र, भराव वाली रिब के उदाहरण देने हैं। ठीक है, भराव वाली जो रिब होती है, हमने रिब की 2 प्रकार अभी बताए थे, संतुलित सादी बुनाई और असंतुलित सादी बुनाई होते हैं। असंतुलित सादी बुनाई रिब का उदाहरण है जिसमें, और आपने कुछ ऐसी भी रिब बुनाइयाँ पढ़ी होंगी जिसमें ताना की प्रधानता होती है, तो कहते हैं तानामुखी रिब, मतलब ताना की संख्या ज़्यादा होती है। जिसमें बाना की संख्या ज़्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं बानामुखी रिब। तो यहाँ पर ये बताना है भराव वाली रिब का उदाहरण को। भराव का मतलब क्या हो गया? बाना हो गया, है ना। तो यहाँ पर ब्रॉड क्लॉथ, पॉपलिन और टफेटा ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? भराव वाली रिब के यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सभी। वैसे आपके रिब प्रभाव वाले वस्त्र बहुत सारे होते हैं, डिमटी होता है, ये जो पर्दे वगैरह में प्रयोग होता है ना। तो ये जो ड्रेस के वस्त्र होते हैं, जो ब्लाउज के वस्त्र होते हैं, ये भी रिब प्रभाव से बनाए जाते हैं। तो इनको कई बार पढ़ना होता है तो समझ में आती हैं ये चीज़ें, नहीं बहुत कन्फ्यूजन, क्योंकि एक एक वस्त्र कई कई बुनाई से बनता है। ओके, क्वेश्चन है 14, 2 या अधिक तानों को एक मानकर तथा 2 या अधिक बानों को एक मानकर समान शेड में बुना जाता है? रिब वस्त्र, ठीक है, या फिर ट्विल वस्त्र, बास्केट वस्त्र या निम्न में से कोई नहीं? तो ये बास्केट वस्त्र होता है जो 2 या अधिक तानों को एक मानकर तथा 2 या अधिक बानों को एक मानकर बुना जाता है, ये होता है बास्केट वस्त्र। ठीक है, क्वेश्चन है 15, बास्केट बुनाई डैश, मॉक क्लॉथ, मिशन क्लॉथ, ए और बी दोनों सही हैं, केवल ए सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। जो बास्केट बुनाई के वस्त्र है, ये मॉक क्लॉथ भी इसी के अंतर्गत आता है, और आपका जो मिशन क्लॉथ है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये बास्केट बुनाई के काफ़ी पुराने वस्त्र माने जाते हैं। अगर पूछा जाए बास्केट बुनाई के पुराने वस्त्र कौन से हैं, तो भी आप यही आंसर करोगे, मॉक क्लॉथ और मिशन क्लॉथ। क्वेश्चन है 16, ताने, इसमें ताने का सूत्र रंगा हुआ तथा बाने का सूत्र सफ़ेद रंग का होता है, कहलाती है मॉक क्लॉथ, मिशन क्लॉथ, ऑक्सफोर्ड वस्त्र या फिर उपर्युक्त सभी? तो ऑक्सफोर्ड वस्त्र जो होता है, इसमें ताने का सूत्र तो रंगा हुआ होता है और बाने का सफ़ेद होता है, तो इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड वस्त्र। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। यहाँ पर ताने की ताना बाना भी कैसा होता है? 2 ताना या फिर एक बाना या फिर 3 ताना और 2 बाना, इस तरीके से बास्केट बुनाई रहती है। 2 1 का अनुपात या 3 2 का अनुपात रहता है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 17, सबसे सादी ट्विल बुनाई में कितने हॉर्नेस की आवश्यकता होती है? सबसे सादी वाली जो ट्विल बुनाई करनी होती है, ठीक है ना, उसमें कितने हॉर्नेस चाहिए होते हैं? 2 3 4 5। तो कम से कम सबसे जो सादी ट्विल है उसमें 3 हॉर्नेस तो कम से कम आपको होने ही चाहिए। ठीक है, और अगर
पूछा जाए सबसे अधिक जटिल ट्यूल होती है उसमें कितने पिक होने चाहिए, तो 18 पिक मतलब 12 कितना होना चाहिए 18, सबसे अधिक जटिल की अगर बात करें। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन दिया, आंसर आपको बता ही दिया। सबसे अधिक जटिल ट्यूल बुनाई में दोहराव से पूर्व कितने पिक डाले जाते हैं, 10 पिक, 12 पिक, 15 पिक, 18 पिक, तो ये 18 पिक डाले जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जटिल ट्यूल में। ओके, दोहराव से पूर्व, जब दोहराव से पूर्व डाला जाता है, जब बाना जाता है तब की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 19 ट्यूल बुनाई को किस करघे पर बुना जाता है, जैकॉर्ड पर, डॉबी पर, रिंग फ्रेम पर, उपर्युक्त सभी पर। तो यहाँ पर ट्यूल बुनाई को जब बुनते हैं तो इस पर डॉबी अटैचमेंट का जो करघा होता है, डॉबी अटैचमेंट, उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और ये कैसी है, ये दूसरी आधार बुनाई है, ये ध्यान रखिएगा। एक सादी बुनाई, ट्यूल बुनाई और सैटन बुनाई, तीन तरीके की हमारी सरल साधारण बुनाइयाँ होती हैं, जिसमें ये दूसरी आधार बुनाई है। ठीक है, आधार बुनाई है ट्यूल बुनाई। ओके, इसके बहुत सारे वस्त्र भी आपने पढ़े होंगे, अभी हो सकता है प्रश्न डाला हो। क्वेश्चन है 20, तानामुखी ट्यूल में ताने की संख्या बाने से डैश होती है, कम होती है, बराबर होती है, अधिक होती है, कह नहीं सकते। तानामुखी ट्यूल में ताने की संख्या बाने से अधिक होगी, ध्यान रखो, है ना। तानामुखी होगा ट्यूल, कोई भी याद रखो, जहाँ पर तानामुखी आ जाएगा वहाँ पर ताने की संख्या ज़्यादा होगी, ताना ज़्यादा दिखेगा। जहाँ पर बानामुखी लिखा होगा वहाँ पर बाने की संख्या ज़्यादा होगी। तानामुखी रिव्यू भी होती है, तानामुखी ट्यूल भी होती है ना। ये हर बुराई में होता है, बस जिस धागे की, अगर इसकी प्रधानता ये धागे ज़्यादा है तो हम उसे तानामुखी कह देते हैं, और ये धागे मतलब कम होंगे इसमें, और जब ये वाले धागे बहुत ज़्यादा हैं बाने वाले, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बानामुखी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अधिक होंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, निम्नलिखित में से 3 सॉफ्ट वाली ट्यूल कहलाती है, तानामुखी, बानामुखी, दोनों, या फिर यहाँ पर किसी को भी नहीं कहते हैं। 3 सॉफ्ट वाली ट्यूल किसे कहते हैं ये बताना है। तो ये कहते हैं बानामुखी को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर, जहाँ पर बाने की प्रधानता होगी ना, वहाँ हम कहेंगे बानामुखी ट्यूल, और इसमें इसे 3 सॉफ्ट वाली ट्यूल के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्नलिखित में से इसे कर्व्ड ट्यूल भी कहते हैं। कर्व के समान होती है ना वो वाली ट्यूल। ओके, तो कर्व्ड ट्यूल किसे कहते हैं, डायमंड को, लहरदार को, या फिर आपके ढलुआ को, या फिर डायमंड को, किसको कर्व ट्यूल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो ये कहते हैं लहरदार ट्यूल को कर्व्ड ट्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, लहरदार होती है ना, इसलिए कर्व के समान समझ सकते हो। क्वेश्चन है यहाँ पर 23, और ये सारे जो थे ट्यूल के वस्त्र थे। ठीक है ना, आपके डायमंड हो जाता, लहरदार है, ढलुआ है, एक होता नुकीला ट्यूल होता है, गुथा हुआ ट्यूल होता है, इंटरलेसिंग ट्यूल होता है, तो कई तरीके के ट्यूल होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 23, संक्षेप में संतुलन, विश्राम या स्थिरता, ये परिभाषा दी है क्रेग बारस, मतलब संक्षेप में संतुलन के, ये डेफिनेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, रुक जाइएगा। संक्षेप में संतुलन, अच्छा संक्षेप में संतुलन बताना है, विश्राम या स्थिरता है। ओके, कॉमा लग जाना चाहिए था, इसीलिए गड़बड़ है। ठीक है, संक्षेप में संतुलन, विश्राम या स्थिरता है, ये परिभाषा किसने दी है, क्रेग बारस की है, ईट की है, गोल्डस्टीन की है, या फिर निम्न में से किसी की नहीं। तो ये आपकी किसकी है, गोल्डस्टीन की जो है डेफिनेशन है। गोल्डस्टीन ने क्या कहा है, संक्षेप में संतुलन क्या है, विश्राम या स्थिरता है। ठीक है, संतुलन, वस्त्रों में जो संतुलन होता है वो क्या है, विश्राम या स्थिरता है। जितना अच्छा संतुलन होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, औपचारिक संतुलन होता है शांत, सौम्य, स्पष्ट या उपर्युक्त सभी, तो बिल्कुल भैया औपचारिक है। ठीक है, तो फिर शांत भी होगा, सौम्य भी होगा, स्पष्ट भी होगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 25, ड्राफ्ट बनाने के लिए फुटे के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, स्केल का, प्रकार का, तिकोनी गुनिया का, कैंची का। तो यहाँ पर तिकोनी गुनिया का प्रयोग होता है ड्राफ्ट बनाने के लिए, तिकोनी गुनिया का। क्वेश्चन है 26, बीटालिन किस सब्जी में मिलता है, चुकंदर में, गोभी में, मूली में। तो ये बीटालिन चुकंदर में मिलता है, हम सभी जानते हैं। चुकंदर में, गोभी में फ्लोवेंस होता है। ठीक है, गोभी में या सफ़ेद सब्जियों में फ्लोवेंस होता है। क्वेश्चन है 27, लाल रक्त कोशिका में कैटोलेज गतिविधि किस पोषक तत्व की स्थिति का आकलन करने की प्रक्रिया है। लाल रक्त कोशिकाओं में जो ट्रांसकॉटोलेज गतिविधि होती है किस पोषक तत्व की स्थिति का आकलन करने की प्रक्रिया है, विटामिन सी, ठीक है, नियासिन, थायमिन, या फिर विटामिन ए। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, थायमिन। ठीक है, बी वन का जो रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। ठीक है ना, और इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, चावल की ऊपरी परत वगैरह में ये मिलता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 28, गर्भावस्था में होने वाली मधुमेह को क्या कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़, डायबिटीज़ टाइप 2, डायबिटीज़ टाइप 1, जुवेनाइल डायबिटीज़। तो यहाँ पर होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, जो गर्भावस्था में होती है और उसके बाद सही हो जाती है। क्वेश्चन है 29,
बुखार की अवस्था में आधारीय चयापचय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है? 12%, 7%, 6% या फिर 10%। बुखार की अवस्था में आधारीय चयापचय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है? ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। ये 7% आंसर इसका माना क्या गया है, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ही 1 फ़ारेनहाइट आपको फीवर बढ़ेगा, 7% ऊर्जा की खपत और बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है 30। कौन सा एमिनो अम्ल पोर्फिरिन रिंग के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक है? लाइसिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा एमिनो अम्ल जो है पोर्फिरिन रिंग जो बनता है उसके जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आप एमिनो अम्ल से समझ रहे होंगे प्रोटीन की बात हो रही है, और प्रोटीन में ही क्या होता है, जैविक संश्लेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना लाइसिन है, ग्लाइसिन है, टायरोसिन है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ग्लाइसिन। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, ग्लाइसिन आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 31, ट्रिप्सिन एंजाइम किस पीएच पर कार्य करता है? 6 से 7 पर, 7.4 से 8 पर, 4.5 से 4 to 5.2 ऐसे बोल सकते हो, ज़्यादा सही है। 6.8। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन जो एंजाइम है इसका ये बताना है किस पीएच पर कार्य करता है। तो ये लगभग 7.4 से लेकर 7.4 to 8 के पीएच पर काम करता है। ठीक है, ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 32, कैल्शियम की उपयोगिता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं ऑक्सीलेट, फाइटेट, साइट्रेट या विटामिन सी? कैल्शियम की उपयोगिता का यहाँ पर सकारात्मक रूप पूछा गया, आपसे नकारात्मक नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइट्रेट। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीलेट है, फाइटेट हैं, ये कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है 33, मानव दूध में प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन निम्न में से कौन सा होता है? इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, इम्यूनोग्लोबिन एफ होता है, इम्यूनोग्लोबिन एम होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी होता है। तो मानव दूध में जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो कौन सा होता है? इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। और ये जो आपका कोलेस्ट्रम होता है ना, कोलेस्ट्रम उसमें सर्वाधिक होता है। ठीक है, सब मानव दूध में जो कोलेस्ट्रम होता है, जो 3 से 5 दिन का जो माता के स्तन से जो दूध निकलता है, उसमें आई थिंक कम से कम 22 से 24 पर मिलीग्राम पर निकलता है, शायद इतना ही है, मतलब इसी के आसपास का है। ओके, और जो नॉर्मल होता है इसके बाद का जो दूध निकलना स्टार्ट होता है 5-6 दिन के बाद, उसके बाद एकदम इसकी मात्रा गिर जाती है, 1 मिलीग्राम पर आ जाता है, कुछ इस तरीके से, मतलब इतना ज़्यादा इसमें पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन। और कहाँ 1 मिलीग्राम, कहाँ पर 22। ठीक है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल कहते हैं माता को जितना जल्दी हो सके बच्चे को फीड कराना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 34, स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा कार्यक्रम है? TSC, NRHM, ICMR, DST? तो स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर जो कार्यक्रम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सॉरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, स्थापना कभी अगर पूछा जाए तो 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 ये ए है। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी NRHM की, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की। ठीक है, यहीं पर जो ICMR है इसकी स्थापना 1911 में हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। ICMR की जो फुल फॉर्म होगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्वेश्चन है 35, कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो ग्रसित होते हैं डायबिटीज़ से, पीलिया से, कुपोषण से, ज्वर से। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो ग्रसित होते हैं, किससे? डायबिटीज़ में दिया जाता है प्रोटीन कम नहीं, कार्बोहाइड्रेट कम दिया जाता है, वसा ज़्यादा, मतलब कीटोन डाइट दी जाती है यहाँ पर। पीलिया, कुपोषण में भी हाई प्रोटीन देते हैं भाई, कुपोषण, ज्वर में भी हाई प्रोटीन देते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की सभी की मांग बढ़ जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीलिया में कम दिया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 36, एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। 36 है, पेट में अल्सर होने पर निम्न का सेवन कम करना चाहिए? मसाले का, रेशेदार भोजन का, गर्म भोजन का, उपयुक्त सभी का। तो अल्सर है तो ये सारी चीज़ों को बैन कर देना चाहिए। ठीक है, या फिर कम सेवन करना चाहिए। क्वेश्चन है 37, पेप्टिक अल्सर के आहार में कौन सा आहार दिया जाता है? लेन हॉर्स डाइट, डैश आहार, सिप्पी आहार, ए और सी? तो डैश आहार हो गया आपका, ठीक है ना, ये किस में दिया जाता है? हाई बीपी में दिया जाता है ना, डैश आहार हाई बीपी में, हमने आपको बताया है। और एक कौन सी डाइट दी जाती है, मुझे अभी याद नहीं आ रही, आपको हमने पढ़ाया है उसको भी, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है। बकाया लेन हॉर्स और सिप्पी आहार जो होता है वो पेप्टिक अल्सर के रोगी को दिया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 38, प्याज में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? एंथोसाइनिन,
एंथोजेनिक, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, तो प्याज में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, एंथोसाइनिन जो है पाया जाता है, एंथोसाइनिन। ठीक है ना, एंथोसाइनिन पाया जाता है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्लोरोफिल हरी जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ पौधों की उनमें पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 39, क्वाशियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा? तो क्वाशियोरकर जो होता है आपकी प्रोटीन की कमी से होता है, और प्रोटीन और वसा की जब कमी होती है तो क्या होता है? मेरास्मस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके 40, मानव दूध के लव को अवशोषित करने में सहायक होता है? लैक्टोफेरिन, लैक्टोएल्ब्यूमिन या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ए और बी दोनों सही हैं। मानव दूध के लौह को अवशोषित करने में सहायक क्या होता है? तो यहाँ पर आपका लैक्टोफेरिन, एक सेकंड क्या हो गया ये, एक सेकंड स्क्रीन रुक नहीं रही कुछ। लैक्टोफेरिन और लैक्टोएल्बुमिन ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, मानव दूध में जो लौह पाया जाता है उसको अवशोषित करने में सहायक होते हैं। आप जानते हो मानव का कोई भी दूध है उसमें लौह की मात्रा बहुत ही कैसी होती है, निम्न होती है, और वो भी मात्रा जो है कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाती है, कुछ ऐसे फाइटेट वगैरह अगर हम लोग खा लेते हैं तो। ठीक है ना, तो अगर ये जो भी लौह उसमें थोड़ा बहुत भी मिल रहा है वो हमारे शरीर में अवशोषित हो सके तो उसके लिए क्या होता है, लैक्टोफेरिन और लैक्टोएल्बुमिन कारगर होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन 41, निम्न में से कौन सा आहार आजकल आहार आकलन की विधि नहीं है? इनमें से कौन सा आहार आकलन की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? इन्वेंट्री विधि, डाइट विधि, केमिकल एनालिसिस या फिर बायोकेमिकल विधि, इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा, बायोकेमिकल विधि जो ये नहीं है किसकी, आहार के आकलन की। बकाया इन्वेंट्री, डाइट हिस्ट्री, केमिकल एनालिसिस, ये सारे ही क्या होते हैं, आहार को आकलन की विधियाँ, आहार को आंकते हैं इससे। क्वेश्चन है 42, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, 1 फरवरी 2015, 1 जनवरी 2016 या फिर 1 फरवरी 2016? तो ये 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए योजना आयोग की स्थापना कब हुई, योजना आयोग, ठीक है, आयोग, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। 1950 में ही आपकी आई थिंक CFTRI की स्थापना हुई थी। ठीक है, और नीति आयोग जो है आपके, नीति आयोग इसी योजना आयोग का परिवर्तित रूप है, जिसको 1 जनवरी 2015 में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, मतलब योजना आयोग को नीति आयोग नाम दे दिया। और यहाँ के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे इस समय कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, तो वही इसके अध्यक्ष रहेंगे। क्वेश्चन है 43, राइट टू फूड एक्ट, भोजन का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2012, 2013, 2015, 2017? कौन सा प्रश्न क्या है, राइट टू फूड एक्ट। 2012 को एक एक्ट और आया था, याद करो, वो आया था पॉक्सो एक्ट, लेकिन यहाँ पर राइट टू फूड एक्ट की बात हो रही है जो कि आपके आता है 2013 में। राइट टू फूड एक्ट कब आया था, 2013 को आया था। ठीक है, बी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 44, ब्रेड बनाने में कबक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम प्रोपायोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? ब्रेड बनाने में इसमें से किसका प्रयोग होता है? कई जगह आपको यहाँ पर सोडियम प्रोपायोनेट दिया जाता है आंसर में, और वैसे यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम प्रोपायोनेट। कई जगह ये माना गया है, लेकिन आप बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आंसर मानेंगे, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 45, खाना पकाने की पोचिंग विधि में तापमान होता है 88 डिग्री सेल्सियस, 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस या 95 to 98 डिग्री सेल्सियस? इसमें जो होता है आपके 80 to 85 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है खाना पकाने की पोचिंग विधि में। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 46, HDL कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में शरीर में पाया जाता है? 42 से 60 mg, 70 to 100 mg, 140 mg या फिर 150 mg? HDL की बात हो रही है आपसे, तो HDL हमारी बॉडी में कम पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 × 60 mg। ठीक है, HDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, HbA1c की वह मात्रा जिसके ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रसित माना जाएगा? 5.7 से अधिक, 6.5% से कम, 7.5 से अधिक या फिर 6.5 से अधिक? HbA1c की वह मात्रा जिस पर मधुमेह से ग्रसित माना जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.5% से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 48, प्रोटीन का ग्रास फ्यूल वैल्यू क्या है? 4 किलो कैलोरी, 4.10 किलो कैलोरी, 5.6 किलो कैलोरी या फिर 5 किलो कैलोरी? यहाँ पर
प्रोटीन का ग्रॉस फ्यूल वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है सी ऑप्शन सही 5.65 किलो कैलोरी। ठीक है, 5.65 किलो कैलोरी। और मतलब इससे कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 49, बुखार की स्थिति में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारीय चयापचय दर कितना बढ़ जाता है। अब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, जो आधारीय चयापचय दर होता है BMR कितना बढ़ जाता है बुखार की कंडीशन में। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है। ओके, बुखार की स्थिति में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में, डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, वृद्धि के लिए शरीर पर का आधारित चयापचय दर कितना बढ़ेगा, 7%, 10%, 12% या फिर 13%। तो यहाँ पर बढ़ेगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा, सॉरी 13% डी में दिया है, तो डी ऑप्शन जो है 13%। ठीक है, 13% बढ़ेगा। और फ़ारेनहाइट की बात होती है तो 7% बढ़ता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर सेल्सियस बताना है। क्वेश्चन है 50, विटामिन के का संश्लेषित रूप कौन सा है, फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, मेनाडुइनोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मेनाडुइनोन जो है विटामिन के का संश्लेषित रूप माना जाता है। बकाया आप जानते हो ये इसे हम K1 के नाम से जानते हैं, ये हमारा K2 है। ठीक है, और ये हमारा K3 है। ठीक है, तो ये किसके विटामिन के प्रकार हैं, विटामिन के प्रकार हैं ये, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। क्वेश्चन है 51, मनोवैज्ञानिक डायना बॉमरेड द्वारा सन 1960 में कितने प्रकार की पालन पोषण की शैलियाँ बताई गई। मनोवैज्ञानिक डायना जो बॉमरेड थे, इनके द्वारा पालन पोषण की कितनी शैलियाँ बताई गई, 2, 3, 4 या 5। अब आपको ये पता चल गया कि पालन पोषण की शैली किसने बताई थी, तो वो बताई थी डायना बॉमरेड ने। कब बताई थी, 1960 में। ठीक है, तो ये बताई थी, इन्होंने 3 बताई थी, टोटल 4 हैं लेकिन इन्होंने 3 ही बताई थी, चौथी की भी चर्चा होगी। क्वेश्चन है 52, नज़रअंदाज शैली के प्रतिपादक कौन है, तो यही इन्होंने नहीं बताई थी, डायना बॉमरेड ने, बकाया तीनों शैली इन्हीं की बताई थी। ये डायना बॉमरेड हैं, मैकोबी एवं मार्टिन है, मैकोबी है, मार्टिन है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही होगा। मैकोबी एवं मार्टिन कौन है, नज़रअंदाज शैली के प्रतिपादक हैं। 4 तरीके की शैलियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बता सकता है कोई। चलो आ गई चारों। क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से पालन पोषण की वह शैली जो सबसे अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है, सत्तावादी, अधिकारवादी, अनुमेय, उपेक्षित। ठीक है, तो अधिकारवादी होती है जिसमें पेरेंट्स गलती पर डांटते भी हैं, बच्चे की बात भी सुनते हैं, उनकी सारी डिमांड भी पूरी करते हैं, उन्हें समय भी देते हैं। सत्तावादी में क्या होता है कि पेरेंट्स ने कह दिया अगर तुम्हें कुछ मतलब कैसे भी करो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, कैसे भी करो तुम्हें इंजीनियर बनना है, भले बच्चे की बस की बात है या नहीं है, बच्चे को साइंस मैथ बिल्कुल नहीं आती पर तुम्हें लेनी ही लेनी है क्योंकि हमने कहा है, तो सत्तावादी हो गई नहीं होगी। ठीक है, और अनुमेय और उपेक्षित। ठीक है, उपेक्षित में तो और भी ज़्यादा खराब होती है। उपेक्षित में तो मतलब ही नहीं कि तुम्हें चाहे जो करना है सो करो, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। क्वेश्चन है 54, और ये चारों ही जो लिखी हुई थी चारों शैलियाँ थी। भाप द्वारा भोजन पकाने की कितनी विधियाँ हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है। भाप द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 55, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका, तंत्रिका कोशिका, उपयुक्त तो सभी। लंबी पूछा गया है तो हमारी कौन सी हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। बड़ी पूछा जाए तो अंडाणु कोशिका हो जाएगी, बड़ी है मानव शरीर की, ये छोटी है सबसे मानव शरीर की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 56, भोजन पकाने की कुल कितनी विधियाँ हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है। भोजन पकाने की कुल कितनी विधियाँ हैं ये बताना है आपको। ये टोटल 5 विधियाँ हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, टोटल 5 विधियाँ हैं। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग RDA को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, EAR, AI का, LR, NI का, AMTR का। तो EAR जो एस्टिमेटेड एवरेज जो होता है ना, ये किसको RDA को कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 58, RDA 2020 के अनुसार मध्यम क्रियाशील स्त्री का वजन कितना होता है, 65, 45, 55, 60। तो 55 तो किसका, पुरुष का है, और यहाँ पर 45 किसका है, महिला का है। ओके, एक सेकेंड, मैंने प्रोटीन बता दिया 45 के करीब है ना। ये आपसे वजन पूछा जा रहा है। ठीक है, वजन, हाँ वजन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दिया वजन पूछा जा रहा है, ये 55 है और 65 किसका है, उसका है, पुरुष का है। ठीक है ना, पुरुष का है। और 10 अगर सॉरी प्रेग्नेंट है अगर कोई महिला, तो 10%, 10 इसमें 10 kg और ऐड कर लेना आपको, तो मतलब 55 में 10 kg ऐड करोगे 65 हो जाएगा, पुरुषों के बराबर ही हो जाएगा। कब, जब गर्भवती है। ठीक है, तो
थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन है 59, RDA 2020 को किस विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया? NNMB, NFHS और WHO, IAP, सी है A और B दोनों, या फिर डी है केवल B? तो ये सभी हैं, ठीक है। RDA को इन सब ने मिलकर जो है तैयार किया है। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से एक उपभोक्ता संरक्षण का गौण नियम कौन नहीं है? मतलब उपभोक्ता संरक्षण का गौण नियम नहीं है इसमें बताना, मतलब सारे गौण है पर एक नहीं। उपभोक्ता शिक्षा, बुनियादी आवश्यकता, सुरक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो यहाँ पर सुरक्षा का अधिकार जो है प्रमुख नियम है, ठीक है ना। सुरक्षा का, सूचना का, ये अधिकार कैसे आते हैं? 4 आपके गौण में आते हैं, 4 आपके प्रमुख अधिकार है। तो सुरक्षा आपका प्रमुख मुख्य अधिकार है। बकाया उपभोक्ता शिक्षा हो गई, बुनियादी आवश्यकता हो गई, क्षतिपूर्ति का अधिकार हो गया, ये गौण नियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये पैसी वाला नहीं था। क्वेश्चन है 61, गृह परिचारिका को होना चाहिए हंसमुख व शांत स्वभाव। ये प्रश्न है NCERT सॉरी आपके SCERT क्लास 12 की बुक के। गृह परिचारिका को होना चाहिए हंसमुख व शांत, अवलोकन शक्ति व दूरदर्शिता, पाक कला में दक्ष व व्यवस्था प्रिय, या फिर उपर्युक्त तो सभी। तो गृह परिचारिका ये इन सभी में सही होनी चाहिए, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 62, अपने घर का आय व्यय का बजट बनाते समय आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए? पेन, कागज, पैमाना, रबर, या उपर्युक्त सभी। तो जब भी आय व्यय का जब भी बजट तैयार करो तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। क्वेश्चन है 63, बजट में भिन्न भिन्न मदों का प्रतिशत निर्धारण मुख्य निम्न दशाओं पर निर्भर होता है? जीवन स्तर, सदस्य संख्या, स्थानीय परिस्थितियाँ, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 64, निम्नलिखित में से वह बजट जिसको बनाने में व्यक्ति कार्य के बोझ से दब जाता है? बचत का बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट, उपर्युक्त सभी। तो घाटे का बजट जिसमें क्या होता है, आपका व्यय जो होता है, व्यय आपका कैसा होता है, आय से ज़्यादा होता है, आय कम और व्यय ज़्यादा होती, तो ये घाटे का बजट होता है, इसमें कर्ज में डूब जाएगा, ठीक है, ये बेकार बजट होता है। बचत का बजट में इसमें क्या होता है, आय ज़्यादा होती है, व्यय कम होता है, मतलब आपकी सेविंग भी हो जाती है भविष्य के लिए। संतुलित बजट जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो ये भी इतना अच्छा नहीं होता। क्वेश्चन है 65, बजट के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5। बजट के भाग बताने हैं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 3 भाग होते हैं बजट के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, आजकल शहरों में वाटर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है जो बनाए जाते हैं किले के, पोर्सिलीन मिट्टी के, ए और बी दोनों के, या फिर केवल बी? तो ये दोनों के बनाए जाते हैं, पोर्सिलीन मिट्टी के और किले के दोनों के वाटर फिल्टर जो है बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है 67, एक्वागार्ड का निर्माण किस कंपनी ने किया? ट्रामा सेंटर ने, यूरेका फॉर्ब ने, ट्यूरानेक ने, या फिर लोक्यूला ने? तो एक्वागार्ड कंपनी का जो निर्माण किया था वो यूरेका फॉर्ब ने किया गया था। एक्वागार्ड आप सभी जानते हो, आज से पहले, अभी भी है बहुत से लोगों के यहाँ, लेकिन पहले जो अब RO आया उससे पहले एक्वागार्ड ही प्रचलन में था। 68 है, व्यक्तियों के समूह को कहते हैं घर, समाज, राष्ट्र या राज्य? तो व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? व्यक्तियों का समूह जो होता है समाज कहलाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 69, रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रत्येक जिलों में कितनी शाखाएं हैं? 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 4 है? रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रत्येक जिले में 1 शाखा होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा जिले में होती है या कस्बे में होती है, ये कमेंट करिएगा। कस्बे में होती है वैसे। क्वेश्चन है 70, सेंट जॉन एम्बुलेंस का कार्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, रोगों का उपचार करना, रोगों के पश्चात देखभाल, या फिर उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर सेंट जॉन एम्बुलेंस जो है ये सभी कार्य करती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 71, बाल साहित्य की रचना एवं प्रकाशन करता है SCERT भारतीय शिशु कल्याण परिषद या भारतीय बाल विकास परिषद? तो ये करता है भारतीय शिशु कल्याण परिषद करता है बाल साहित्य की रचना एवं प्रकाशन, सही ऑप्शन सही हो जाएगा। नारी जाति की सामाजिक मानसिक समस्याओं का समाधान करता है भारतीय महिला समाज, मातृ सेवा संघ, महिला संगठन, या उपर्युक्त तो सभी? तो नारी जाति की जो भी सामाजिक समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, इनका समाधान जो भारतीय महिला समाज है, मातृ सेवा संघ है, महिला संगठन है, ये सभी करते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 73, भारतीय क्षय रोग क्षमता जो कि तपेदिक रोग की रोकथाम, ये सारे प्रश्न आपके SCERT क्लास 12 के हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आ सकते हैं। भारतीय क्षय रोग क्षमता जो कि तपेदिक रोग की रोकथाम, बचाव, प्रशिक्षण आदि से संबंधित है कि कितने सैनिटोरियम चल रहे हैं? 2, 3, 4, 5। तो इनके 3 सैनिटोरियम जो है चल रहे हैं भारतीय क्षय रोग से बचाव के लिए। 3 सैनिटोरियम कह सकते हो, जैसे 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इसी काम के लिए, चाहे आप उसे संस्थान कह सकते हो, चाहे आप कोई ग्रुप कह सकते हो, मतलब सैनिटोरियम नाम से उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है ये। क्वेश्चन है 74, तपेदिक से संबंधित सैनिटोरियम कौन सा है? लेडी लिंथिको सैनिटोरियम,
महरौली में टीबी अस्पताल, सी है ट्यूबरकुलोसिस केंद्र नई दिल्ली, डी है उपर्युक्त सभी। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये SCERT के प्रश्न हैं। तपेदिक से संबंधित जो 3 सेंटोरियम हमने बताए हैं कौन कौन से, लेडी लिनलिथगो सेंटोरियम, महरौली में टीबी अस्पताल, ट्यूबरकुलोसिस केंद्र नई दिल्ली और उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 75, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी की पूर्ण स्मृति में चलाई गई संस्था कौन सी है? कस्तूरबा निधि, माता कस्तूरबा स्मारक निधि, कस्तूरबा गांधी स्मारक, माता कस्तूरबा स्मृति स्मारक। तो यहाँ पर है माता कस्तूरबा स्मारक निधि, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 76, प्रसार शिक्षा का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? यहाँ से प्रसार शिक्षा के प्रश्न हैं। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1985, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 1895, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1973, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय 1976। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1973, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 77, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई तथा वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1928, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बी ऑप्शन है आपका 1938, इंडियन काउंसिल ऑफ फूड रिसर्च। सी है 1928, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च सेंटर। 1954, इंडियन काउंसिल ऑफ फार्मर रिसर्च। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न पता होगा 1928 में IARI, ठीक है, IARI, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है 78, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत मुख्य रूप से किस आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है? 12 से 18, 18 से 25, 13 से 35 या फिर 18 से 45। तो 15 से 35 या 13 से 35, इसी ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो है शिक्षा तो सभी को दी जाती है और मुख्य समूह जो रहता है वो 13 से 35 वर्ष रहता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 79, सामुदायिक विकास की भावना प्रेरित होती है अहम की भावना से, स्वयं की भावना से, परा अहम की भावना से या हम की भावना से? तो ये हम की भावना से होती है क्योंकि एक सामुदायिक योजना है। सामुदायिक में हम का मतलब होता है कि हम सभी, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हम की भावना से प्रेरित होती है। क्वेश्चन है 80, वह शिक्षा जो नियम कानून से जुड़े रहते हुए शिक्षा का आदान प्रदान करती है कहलाती है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरंतर शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जो नियम कानूनों से जुड़े रहते हुए आदान प्रदान की जाती है वो होती है आपकी औपचारिक शिक्षा, ठीक है ना। ये क्या होती है? नियम कायदे कानून से होती है, लेकिन अनौपचारिक में बहुत ज़्यादा नियम फॉलो नहीं होते। क्वेश्चन है 81, प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है अनौपचारिक शिक्षा, अनवरत शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, गैर संस्थागत। प्रसार शिक्षा की विशेषता इसमें से नहीं है, तो अनौपचारिक है ये विशेषता है, ठीक है, अनवरत है ये भी है और ये गैर संस्थागत ये भी है, लेकिन ये व्यक्तिगत विकास पर ही विशेष केंद्रित नहीं है, ये सभी का विकास, समुदाय के विकास पर कार्य करती है, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 82, विशाल शिक्षा के क्षेत्र को निम्न में से किसमें नहीं बांटा जा सकता? प्रसार शिक्षा के केंद्र को, ठीक है, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र को निम्न में से किसमें नहीं बांटा जा सकता? मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, मनुष्य किस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास, प्रमाण पत्रों की संख्या वृद्धि एवं एकत्रीकरण, मानव निर्मित संस्थान अनुसंधानों का विकास। तो प्रसार शिक्षा को निम्न में से किसमें नहीं बांटा जा सकता है? क्या है मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र या मनुष्य किस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास है, बिल्कुल सही है। प्रमाण पत्रों की संख्या एवं वृद्धिकरण, सबसे ज़्यादा ये भाई जो प्रसार शिक्षा होती है इसमें प्रमाण पत्रों की संख्या एवं वृद्धि से मतलब नहीं होता है। यहाँ पर मनुष्य का निजी विकास हो सके, मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं में जो मतलब नकारात्मक आंसर होगा वो सी होगा। बकाया बात सही है, अगर व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, तो निजी विकास आ सकता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन भी सही है, मानव निर्मित संस्थान अनुसंधानों का विकास, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 83, प्रसार शिक्षा से संबंधित असत्य कथन को छाटिए, ठीक है, असत्य कथन को छाटिए। प्रसार शिक्षा से संबंधित असत्य कथन को छांटता है। इसकी प्रकृति सुरक्षित होती है, ठीक है ना। मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर सीखने की अभिरुचि जगाना, मनुष्य को अपनी मदद आप के शिक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, पलायन को बढ़ावा देता है। तो भाई प्रसार शिक्षा कभी भी पलायन को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि ये रोकता है, सारी सुविधाएं गांव में देता है प्रसार शिक्षा, जिससे गांव के लोग शहरों की तरफ या विदेशों की तरफ ना भागे कहीं भी, वो अपने ही जगह पर रहकर सारी तकनीकी फ़ायदा उठाएं। उनके यहाँ बिजली पानी सारी व्यवस्था यहाँ पर की जाती हैं। तो ये वाला डी ऑप्शन जो है यही असत्य है और सब सही है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84, प्रसार दर्शन की विशेषता है मानवतावादी एवं यथार्थवादी, परिणामवादी एवं प्रयोगवादी, पुनर्निर्माण में विश्वास या उपयुक्त सभी। प्रसार दर्शन जो होता है मानवतावादी भी है, यथार्थवादी भी है,
परिणामवादी भी है और प्रयोगवादी भी है और पुनर्निर्माण में भी विश्वास करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। एक बार सभी लोग अपने चैनल को शेयर कर दें मित्रों को, और अब अगर नए आए हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन 85, प्रसार शिक्षा में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका एक परिवर्तन अभिकर्ता चेंज एजेंट की होती है और ग्रामीण समुदाय उसके ग्राहक होते हैं। ये कथन क्या असत्य है, सत्य है, आंशिक सत्य है, इनमें से कोई नहीं। देखो एक बार प्रश्न को अच्छे से देखो। प्रसार शिक्षा में प्रसार जो कार्यकर्ता की भूमिका होती है एक परिवर्तन अभिकर्ता, जिसे हम चेंज एजेंट कहते हैं, की होती है और ग्रामीण समुदाय उसके ग्राहक होते हैं। बिल्कुल बात सही है, कथन सत्य है, ठीक है ना। एक तरीके के वो ग्राहक ही होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 86, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत इनमें से नहीं है, बताना है। जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत, अनुनय अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आश्रितता का सिद्धांत। तो ये जड़ से आरंभ होता है, बिल्कुल सही है। नमनीयता होती, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। अनुनय अभिप्रेरणा भी देती है, लेकिन आश्रितता, इसमें आश्रितता नहीं होता है। भाई आश्रित ही रखना है तो फिर वो जैसे वैसे ही रहने दो। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जो है अपना विकास करने की आदत डालनी है जन समुदाय की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है गलत पूछा है तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन 87, सांस्कृतिक विभेद के सिद्धांत से आशय है धर्म का परिवर्तन, धर्म का अनुपालन, अनेक धर्मों का होना, उपरोक्त सभी। तो संस्कृति के विभेद मतलब धर्मनिरपेक्ष समाज या राज्य की बात हो रही, तो अनेक धर्मों का होना, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 88, यदि कोई व्यक्ति देखने एवं सुनने की क्रिया एक साथ कर रहा है तो उसकी प्रतिधारण क्षमता कितनी होगी, ठीक है ना। ओपी दहामा को आपने सुना होगा, उन्होंने इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें दी हैं। यदि कोई व्यक्ति देखने एवं सुनने की क्रिया एक साथ कर रहा है तो उसकी प्रतिधारण क्षमता कितनी होगी, 20, 50, 80, 55। मतलब देखना और सुनना दो काम कर रहा है तो यहाँ पर 50% होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अगर उनने खुद क्रिया की होती तो 80% तक, 90% तक जाता, ओके, लेकिन खाली देख रहे हैं और सुन रहे हैं। औपचारिक शिक्षा केंद्रित होती है, प्रौढ़ केंद्रित, युवा केंद्रित, बाल एवं युवा केंद्रित, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो ये होगी बाल एवं युवा दिया है, सबसे बढ़िया ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल एवं युवा केंद्रित। क्वेश्चन है यहाँ पर 90, सीखने का ज्ञानेंद्रिय समीकरण किसने दिया था। ओपी दहामा ने, कर्नल टॉड ने, टीसी मजूमदार ने, थॉर्नडाइक ने। तो ओपी दहामा ने सीखने का जो था ज्ञानेंद्रिय समीकरण दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 91, शरीर जन्य अभिप्रेरक तत्व हैं व्यक्तिगत सामाजिक मूलभूत आवश्यकता कोई नहीं। तो शरीर जन्य जो अभिप्रेरक तत्व इनमें से कौन से हैं, तो ये मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं शरीर जन्य होती हैं, ओके, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 92, प्रसार शिक्षा का चरण इनमें से नहीं है, ध्यानाकर्षण, आकांक्षा, जानकारी, संपर्क। प्रसार शिक्षा का चरण जो है इनमें से नहीं है, तो यहाँ पर ध्यानाकर्षण भी होती है, आकांक्षा मतलब डिजायर भी होती है, जानकारी मतलब नॉलेज भी होता है, पर संपर्क नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर 93, प्रसार कार्यकर्ता के जीवन में शिक्षण पद्धतियों का वही महत्व है जो एक मैकेनिक के जीवन में हथौड़े, रिंच आदि का होता है। ये कथन किसका है, डॉक्टर एस्पिंजर का है, ओपी दहामा का है, जॉर्ज लेमेंटियर का है, इनमें से कोई नहीं, तो डॉक्टर एस्पिंजर का है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 94, व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है व्याख्यान, फॉर्म एवं कार्यालय में मिलना, प्रदर्शनी सामग्री, सम्मेलन। तो व्याख्यान भी कहीं ना कहीं समूह संपर्क है, प्रदर्शित सामग्री भी कहीं ना कहीं समूह संपर्क, सम्मेलन जो है आपका और बड़े लेवल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही होगा, फॉर्म तथा घर पर मिलना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके व्यक्तिगत संपर्क में आएगा। क्वेश्चन है 95, व्यक्तिगत संपर्क के उदाहरण है मुद्रित सामग्री, दृश्य श्रव्य साधन, समूह चर्चा, पोस्टर और चार्ट। तो पोस्टर चार्ट क्या है, ये मास मीडिया का है, मास मीडिया मतलब बड़े लेवल पर हो जाएगा। समूह चर्चा भी कहीं ना कहीं, समूह चर्चा जो समूह में होता है, व्यक्तिगत नहीं होता। दृश्य श्रव्य साधन हो गया आपके, मुद्रित सामग्रियाँ हो गई, इसमें दृश्य श्रव्य साधन यहाँ पर जो है आप मुद्रित सामग्री व्यक्तिगत जनसंपर्क का साधन, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, दृश्य श्रव्य साधन, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 96, चक्षु शिक्षण सामग्री, क्योंकि ये जो पहला वाला भी था ना, क्यों मैंने भी बताया, क्योंकि मुद्रित सामग्रियाँ जैसे अखबार वगैरह हैं, ये भी मास मीडिया के ही उदाहरण तो होते हैं आपके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 96, चक्षु शिक्षण सामग्री का उदाहरण नहीं। चक्षु मतलब जिसे हम देखते हैं, रेडियो, दूरदर्शन कार्यक्रम, चलचित्र प्रदर्शन, इन सभी देखे जाते हैं सिवाय रेडियो को सुना जाता है, तो ये श्रव्य साधन है। क्वेश्चन है 97, मौखिक शिक्षण सामग्री के परोक्ष इनडायरेक्ट उदाहरण कौन से। जो मौखिक शिक्षण सामग्री होती है उसका इनडायरेक्ट उदाहरण बताना है आपको, कौन सा है, मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। सभा, अधिवेशन, कार्यालय में भेंट, रेडियो, ट्रांजिस्टर, कठपुतली। तो रेडियो जो ट्रांजिस्टर है ये जो क्या है, ये एक इनडायरेक्ट हो जाएगा। सभा में आप आमने सामने हो सकते हो, कार्यालय में भेंट करते समय आप मतलब डायरेक्ट हो सकते हो, कठपुतली भी आपके सामने होती है डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन रेडियो तो बिल्कुल ही इनडायरेक्ट होता है।
क्वेश्चन है 98, किसी समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु किया जाने वाला कृत्य कहलाता है। किसी समस्या का आपको तात्कालिक समाधान चाहिए तो क्या करोगे? समूह चर्चा, सामान्य सभा, अभियान या सामूहिक कार्य। तो ये अभियान ज़्यादा बेहतर रहेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर परिपत्र जिसे हम कहते हैं सर्कुलर लेटर को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? चिट्ठी, गस्ती चिट्ठी, सरकारी चिट्ठी, राजपत्र, इसे कहते हैं गस्ती चिट्ठी, ठीक है ना। परिपत्र जो सर्कुलर लेटर होता है उसे गस्ती चिट्ठी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है 100, पोस्टर बनाते समय ध्यान रखना चाहिए पोस्टर का आकार, प्रयुक्त रंग, स्पष्ट और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल पोस्टर जब बनाओ तो आप उसका आकार का ध्यान रखेंगे, रंग का ध्यान रखेंगे और स्पष्टता का ध्यान रखेंगे। एक पोस्टर में एक ही टॉपिक होना चाहिए, कम से कम शब्दों को प्रयोग करके, तभी हम लोग स्लोगन बनाते हैं कि कम शब्दों में बात खत्म हो जाए, ठीक है। और रंग भी 3 या 4 ही प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, 100 क्वेश्चन पूरे गए, बात हमारे बचे 25 क्वेश्चन और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए। क्वेश्चन है 101, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 10 दांत, 5 दांत, 15 दांत, 20 दांत या 24 दांत। तो 2 वर्ष के अंत तक 20 दांत जो है बच्चों के निकल आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 102, उत्तर बाल्यावस्था होती है 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 15 वर्ष। तो ये 6 से 12 वर्ष होगी, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 या 2 से 5 वर्ष की, और 2 में बांटा गया है बाल्यावस्था को, 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष, मतलब 2 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष की होती है, जिसमें 2 से 6 वर्ष होती है पूर्व बाल्यावस्था, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 103, शैशवावस्था में रक्तचाप कैसा होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो शैशवावस्था में रक्तचाप जो है कम रहता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 104, विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 5 जून, 15 मई, 18 मई या फिर 17 मई को। विश्व रक्तचाप दिवस ये मनाया जाता है 17 मई को। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन है 105, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? व्यायाम, स्वच्छता, पोषण, निद्रा। तो बालकों के शारीरिक विकास में ये सारे ही तत्व आवश्यक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषण होता है, ठीक है। पोषण उन्हें अच्छा मिल रहा है तो सब सही है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 106, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जो लंबाई का वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, लंबाई की वृद्धि पर क्या, मतलब जो लंबे व्यक्ति होते हैं छोटे रह जाते हैं या कुछ भी कारण होता है तो उसमें कौन सी ग्रंथि जो है प्रभाव डालती है? पिट्यूटरी है, थायराइड होता है, क्लोम ग्रंथि होता है, प्रजनन ग्रंथि होता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि ए ऑप्शन सही होगा। आपने STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन सुना होगा, किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से ही तो निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। मास्टर ग्रंथि होती है ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है, इसकी अगर अधिकता हो जाती है तो भीमकायित मतलब व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। और कमी होती है तो क्या होता है? ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन हो जाता है। अब ये मत कहिएगा थायराइड ग्रंथि की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि की कमी से बच्चों पर अलग प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन मेन अगर किसी की वृद्धि को, बच्चा पैदा हो चुका है उसके बाद वृद्धि प्रभावित हो रही तो पिट्यूटरी ग्रंथि से हो। ये तो बच्चा जब पेट में ही होता है तब अगर माँ में थायराइड की कमी होती है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, तब जाकर जब बच्चा बौना होना होता है, मंदबुद्धि होता है खासतौर से, या बौना होता है, तब थायराइड ग्रंथि माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ दिया नहीं है कि गर्भावस्था पर इफेक्ट पड़ा है। तो ये मतलब जब बच्चे का जन्म हो चुका है उसके बाद की बात हो रही है, लंबाई पर प्रभाव पड़ रहा है तो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ए ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 107, क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशिया उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकत्रीकरण या फिर उपर्युक्त सभी। क्रियात्मक विकास का अर्थ बताना है, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है, क्रियात्मक विकास का अर्थ मांसपेशियों पर नियंत्रण पाना भी होता है, मांसपेशियों का उचित संयोजन भी होता है, मांसपेशियों का एकत्रीकरण भी होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 108, वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि उनकी कलाई लचीली होने के कारण वह मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती हैं, वे बालकों से अधिक निपुण होती हैं, सीखने की क्षमता अधिक होती है, वह अनुसरण से सीख जाती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ज़्यादा सही है। वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों लड़कों की तुलना में लड़कियां जो होती जल्दी निपुणता प्राप्त करती, क्योंकि उनकी कलाई लचीली होने के कारण मांसपेशियों का संयोजन जो है आसानी से हो जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 109, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास कब होता है? 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष या फिर 4 से 5 वर्ष में। तो यहाँ पर लिखने की क्रिया का मतलब माना गया है कि मतलब पेन उनको पकड़ना जो है करने लगता है, ठीक है। वैसे तो 2 से 3 वर्ष होना चाहिए, लेकिन जहाँ से प्रश्न लिया वहाँ पर 1 से 2 वर्ष दिया था, पर मुझे यह आंसर गलत लग रहा है, इसको आप देख के बताइएगा। क्वेश्चन है 110,
कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? 6 माह, 7 माह, 8 माह या 9 माह। तो 9 माह का जो बच्चा है बिना सहारे, क्योंकि 6 महीने में क्या होता है, बच्चा बैठना शुरू कर देता है 6 माह में, ठीक है ना, प्रारंभ करता है, जहाँ पर 9 माह तक वो बैठने लगता है बिना सहारे के। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 111, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ही जो सूक्ष्म होते हैं काम, पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, ये सूक्ष्म काम होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 112, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय की, समाज की, उपर्युक्त सभी के। तो बालक के सामाजिक विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारी किसकी होती है? परिवार की होती है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर विद्यालय भी दिया है, समाज, तो यहाँ पर डी ऑप्शन, विद्यालय भी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। परिवार की, विद्यालय की, समाज की, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 113, सामाजिक विकास का अर्थ है समाज में रहना, विचारों का आदान प्रदान करना, सामाजिक गुणों व व्यवहार की उत्पत्ति, क्लब का सदस्य होना। तो सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? विचारों का आदान, सामाजिक गुणों व व्यवहार की उत्पत्ति। सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक गुणों व व्यवहार की उत्पत्ति, सामाजिक विकास का। संचार का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। क्वेश्चन है 114, 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? एकाकी, सामूहिक, एकाकी और सामूहिक दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये 6 से 7 वर्ष के बालक जो होते हैं एकाकी और सामूहिक दोनों खेलों में रुचि लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 115, किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध भावना पाई जाती है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? तो ये पाई जाती है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 116, निषेधात्मकता किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था में। निषेधात्मकता जो किसी की बात का निषेध करना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता निषेधात्मक विकास, निषेधात्मक पूर्व बाल्यावस्था की है, और यहाँ पर यौन विरोध की भावना जो है उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन है 117, बच्चों की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार, समाज, राज्य, समुदाय। तो ये प्रथम पाठशाला परिवार और शिक्षिका माता को कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 118, विद्यालय शिक्षा के किस अभिकरण के अंतर्गत आता है? अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय शिक्षा के औपचारिक जो अभिकरण होता है उसके अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 19, कितने माह का शिशु दूसरे शिशु से मिलने में रुचि रखता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? अब यहाँ के पर मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा प्यार से मिलेगा, भाई लड़ेगा झगड़ेगा, ये भी हो सकता है, मतलब उसे पसंद ना करे, पर हाँ देखने में अपने आप को देखकर ही खुश होना या शीशे में देखकर खुश होना, तो ये हो जाएगा आपका 6 माह का, ठीक है। 6 महीने का शिशु जो होता है शीशे के पास ले जाओ तो खूब गौर से देखता है अपने आप को। क्वेश्चन है यहाँ पर 120, कितने वर्ष का बच्चा सामने वाले बच्चे को व्यक्ति समझने लगता है? 2 से 5 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या फिर 4 से 7 वर्ष का बच्चा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 1 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, 1 से 3 वर्ष का, वो क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को, बच्चे को व्यक्ति समझने लगता है कि हाँ ये भी कोई है, क्योंकि 6 महीने पर हमने बताया ना, वो अपने आप को ही बच्चा समझकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। क्वेश्चन 121, किस अवस्था में बच्चे हम उम्र के लोगों को मित्र बनाते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था? तो हम उम्र के लोगों को मित्र बनाते हैं किशोर बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 122, किशोर के मित्र समूह को कहा जाता है समुदाय, जनसंकुल, संकुल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किशोर का जो मित्र समूह होता है वो जनसंकुल कहलाता है, भी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 123, किस उम्र के बच्चे आक्रामक व्यवहार का शिकार हो जाते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, वयस्कावस्था? तो ये किशोरावस्था में जो होते हैं आक्रामक हो जाते हैं। क्वेश्चन 124, अध्ययन काल में बच्चों के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? विद्यालय का, शिक्षक का, परिवार का? इनमें से कोई नहीं। तो अध्ययन काल में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है किसका? विद्यालय, शिक्षक का, ठीक है ना, शिक्षक का प्रभाव पड़ता है। जब अध्ययन काल में बच्चा जाता है, ठीक है, तो शिक्षक का प्रभाव सबसे ज़्यादा उसके ऊपर पड़ता है। क्वेश्चन है 125, मानव किस प्रकार का प्राणी है? सामाजिक है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक? सामाजिक प्राणी है मानव। 125 में कितने प्रश्न आपके सही हुए बताना ना भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और अगर सही लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।